डियर स्टूडेंट्स, मॉड्यूल 1 की तरफ चलते हैं। साइबर सिक्योरिटी इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट्स। तो साइबर सिक्योरिटी का जो इंट्रोडक्शन है, इसमें हम देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है, उससे मकसद क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के अंदर आया कोई डिफरेंस है या ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, और फिर जो इसके अंडरलाइनिंग बेस कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम थोड़ा सा टच बेस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी में डेफिनेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी की तरफ। So cybersecurity is about protection of information assets by addressing threats to information। और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये 3 स्टेट्स में से किसी एक में ज़रूर होगी। या तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट में होगा, या स्टोर्ड स्टेट में होगा, या ट्रांसपोर्टेड के स्टेट में होगा। प्रोसेसिंग के स्टेट का मतलब क्या है कि किसी एप्लीकेशन के अंदर, बिजनेस लॉजिक के अंदर वो प्रोसेस हो रहा होगा डेटा, इंफॉर्मेशन, या फिर ये इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई होगी, या फिर ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू मूव कर रही होगी। तो इन तीनों स्टेट्स के अंदर हमने इंश्योर करना है कि हम इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम द थ्रेट्स। और आगे जाके हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन को कौन कौन से थ्रेट्स हैं, उन थ्रेट्स के अगेंस्ट हम कौन से कंट्रोल्स डिप्लॉय करेंगे तो उन थ्रेट्स को एड्रेस कर पाएंगे। ठीक है, यही इस मॉड्यूल का मेन पर्पस भी है कि हम इन कोर कॉन्सेप्ट्स को समझें। एक और डिस्कशन जो अक्सर लोगों के जहनों में होती है वो ये है कि क्या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, या इनमें कोई ओवरलैप है और ये डिफरेंट है। तो इसको डिस्कस करते हैं। देखें, हमारे पास एक बहुत कॉमन टर्म है जिसको हम कहते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। और नेटवर्क सिक्योरिटी से हमारा मकसद सर्वर्स की सिक्योरिटी, हमारे स्विचेस, राउटर्स, फायरवॉल्स, आईडीएस, आईपीएस, जो भी नेटवर्क से रेलेवेंट इक्विपमेंट है, राउटर, स्विचेस, इवन एंड पॉइंट्स हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट है। इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होगी कि वो नेटवर्क्स जो हमारी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, इट्स आउट इन द इंटरनेट, पब्लिक डोमेन में है, लेकिन हम डेटा को उस डोमेन के अंदर भी सिक्योर करना चाहते हैं, कंट्रोल्ड रखना चाहते हैं। एंड तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारी एप्लीकेशंस हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस हो सकती हैं, वेब एप्लीकेशंस हो सकती हैं, क्लाउड एप्लीकेशंस हो सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो ये 3 एरियाज़ को हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, इसीलिए हम इसको साइबर सिक्योरिटी डोमेन को इन्हीं 3 के अराउंड जो है वो हम मार्क करते हैं। इसमें कुछ ओवरलैप आता है विद क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, कौन से सिस्टम्स हैं? ये वो सिस्टम्स हैं जो कि किसी भी नेशन स्टेट के लिए क्रिटिकल हैं। यानी कि अगर ये सिस्टम्स शट डाउन हो जाए या अनअवेलेबल हो जाए या हैक हो जाए तो स्टेट ऑपरेट नहीं कर सकता। इसीलिए इसको हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ये स्टेट के लेवल पे भी देखा जाता है, जिसे हम नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज कहते हैं, और फिर बिजनेसेस के पर्सपेक्टिव से भी होता है। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं कि जिनके सिस्टम्स उनके लिए क्रिटिकल टू ऑपरेट हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी ई कॉमर्स बिजनेस की बात करूं तो उसके लिए उनकी वेबसाइट जो है जिसमें उनकी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होती हैं फॉर द परचेजर्स, बायर्स एंड सेलर्स, वो वेबसाइट जो है वो उस कंपनी के लिए क्रिटिकल सिस्टम है। अगर वो साइट डाउन है, अनअवेलेबल है, तो दे कैन नॉट डू बिजनेस। इसलिए हम उसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। इसके बाद ये तीनों चीज़ें, ये चारों चीज़ें, इनके बैकड्रॉप में देखें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में अभी भी कुछ ऐसा है कि विच मे नॉट बी पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी बट इट इज़ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो मैं आपको दे सकता हूँ वो ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे सिस्टम पे एक कॉन्फिडेंशियल फाइल है, पीडीएफ फाइल है, उसमें डेटा है कॉन्फिडेंशियल, और जब तक वो इस डिजिटल फॉर्मेट में है इट इज़ पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी।
लेकिन अगर मैं उसको एक प्रिंट की कमांड दे के और उसका एक प्रिंट आउट ले लेता हूँ, अब वो प्रिंट आउट मेरे डेस्क पे टेंजिबल एसेट के तौर पे पड़ा है, स्टिल वो डेटा कॉन्फिडेंशियल है, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में नहीं आ सकता, लेकिन इट इज़ स्टिल इन द डोमेन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि उस पेपर के ऊपर इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है जो कि कॉन्फिडेंशियल है। इसीलिए वी कैन से कि साइबर सिक्योरिटी इज़ अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और इस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को अप्लाई करने का मकसद क्या है कि अगर हमारे पास साइबर क्राइम एग्जिस्ट करता है और उसकी एग्जिस्टेंस के बाद हम इस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को डिप्लॉय करते हैं प्रॉपरली, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? हम साइबर सेफ्टी अचीव कर सकते हैं। हमारे पास एक साइबर सिक्योर इन्वायरमेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा अगर हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को प्रॉपरली डिप्लॉय किया होगा। तो ये कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स थे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी से रेलेवेंट। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगे फ्यूचर में भी। अब हम आते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्योंकि जब हम डिफ़ाइन कर रहे थे तो हमने कहा था कि प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को थ्रेट्स किन चीज़ों से है? क्या थ्रेट है इंफॉर्मेशन को? क्या थ्रेट है? तो इंफॉर्मेशन को थ्रेट होता है अगेंस्ट उसकी प्रॉपर्टीज़ के, और जो इंफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी हैं। ये मेन 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके, टू इंश्योर कि हमने उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल्स अप्लाई किए हुए हैं ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन के। फिर इंटेग्रिटी जो है, इसे हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि प्रोटेक्टिंग आवर एसेट फ्रॉम अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन। और अवेलेबिलिटी की एग्जांपल क्या होगी कि डिसरप्शन टू एक्सेस। तो आसान लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जिसके लिए वो इंफॉर्मेशन ऑथराइज्ड नहीं है, वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस या व्यू ना कर सके। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होगा कि जो ऑथराइज्ड नहीं है वो इंफॉर्मेशन के अंदर चेंजेस ना कर सके, इंफॉर्मेशन को टेम्पर ना कर सके, ऑल्टर ना कर सके। और अवेलेबिलिटी का मतलब ये होगा कि जब भी एक डिसीजन मेकर को या इन ऑथराइज्ड यूज़र को इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो इंफॉर्मेशन उसके पास रेडिली अवेलेबल हो। तो इन केस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हमारे पास एक कंट्रोल होता है जिसे हम इंक्रिप्शन कहते हैं, यानी सेंडर प्लेन टेक्स्ट को, नॉर्मल मैसेज को इनक्रिप्ट कर देता है विद अ की, और उसके बाद वो इस इनक्रिप्टेड मैसेज को अलोंग विद द की भेज देता है टू द रिसीवर, और रिसीवर उस की के थ्रू डिक्रिप्ट करता है एंड देन ही कैन गेट द एक्चुअल मैसेज। अब इस केस के अंदर जो कि ये मैसेज चूँकि दरमियान में इनक्रिप्टेड होता है, तो कोई भी शख्स अगर अनऑथराइज्ड वे में इसका एक्सेस भी लेगा तो वो इस मैसेज से एक्चुअल मैसेज रिट्रीव नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास ये की ना हो। इसी की एक दूसरी एग्जांपल जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में दी जाती है कि जिसमें 2 डिफरेंट कीज़ यूज़ होती हैं रादर देन कि एक ही यूज़ हो। तो अगर मैंने किसी को भी मैसेज भेजना है तो मैं क्या करूँगा कि रिसीवर यानी जिसको मैं मैसेज भेज रहा हूँ उसकी पब्लिक की के साथ मैसेज को इनक्रिप्ट करूँगा और वो मैसेज भेज दूंगा टू द रिसीवर। रिसीवर जब उस मैसेज को लेगा तो अब ये इस मैसेज को अपनी सीक्रेट की, अपनी प्राइवेट की के साथ डिक्रिप्ट करेगा। और इसमें एश्योरिटी ये होती है कि चूंकि सीक्रेट की, प्राइवेट की सिर्फ रिसीवर को पता है, तो इसलिए मुझे की भेजने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, और सिर्फ रिसीवर ही उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। कोई और की ऐसी नहीं है कि जो इस मैसेज को डिक्रिप्ट करे। तो ये नॉर्मली एक कंट्रोल है जो कि हम यूज़ करते हैं टू अचीव कॉन्फिडेंशियलिटी। अब हम बात करते हैं इंटेग्रिटी की। इंटेग्रिटी में हमारे पास जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो हैशेस की है। हैशेस नॉर्मली कैलकुलेट किए जाते हैं मैसेजेस के अगेंस्ट और ये इरिवर्सिबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये इट्स अ वन वे प्रोसेस जिसमें हमारे पास एट द एंड एक 128 या 64 बिट डिपेंडिंग अपॉन के हैश की वैल्यू क्या है
उसके अराउंड एक की, एक रैंडम की जनरेट होती है जो कि यूनिक होती है विद द मैसेज। तो इस एग्जांपल में अगर आप देखें, इनपुट मैसेज जो था वो जॉन स्मिथ एग्रीज टू पे 500 पर मंथ फॉर रेंट। अब इसको जब हमने MD5 हैश कैलकुलेट किया तो ये इसका हैश निकला है विच इज़ यूनिक टू दिस मैसेज। तो अगर रिसीवर को ये मैसेज भी पहुंचता है और साथ में ये हैश पहुंचता है, तो वो इसी मैसेज का जब दोबारा हैश कैलकुलेट करेगा तो इट कैन मैच विद द हैश दैट वाज सेंट। तो हम कह सकते हैं कि मैसेज रास्ते में चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इस एक्चुअल मैसेज में से किसी ने एक ज़ीरो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया और 500 पर मंथ के बजाय 5000 पर मंथ हो गया है, तो अब जब आप उसका हैश कैलकुलेट करेंगे तो वो सब्सटेंशियली डिफरेंट होगा फ्रॉम द ओरिजिनल हैश ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो ये एक कंट्रोल हम नॉर्मली यूज़ करते हैं टू इंश्योर इंटेग्रिटी। और अवेलेबिलिटी के लिए जो कंट्रोल इस्तेमाल होता है उसको हम हाई अवेलेबिलिटी आर्किटेक्चर भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास हर एप्लीकेशन या हर प्रोसेसिंग नोड जो है उसकी रिडंडेंसी अवेलेबल होती है। अगर एक फेल हो जाता है तो दूसरा अवेलेबल। इस केस के अंदर आप देखें कि अगर हमारे पास एक वेब सर्वर है तो उसी का एक रेप्लिका वेब सर्वर भी है। अगर वेब सर्वर 1 फेल हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, तो उसी का रेप्लिका वेब सर्वर 2 जो है वो अवेलेबल रहेगा। तो इस केस के अंदर हम ये इंश्योर करते हैं कि मैक्सिमम अवेलेबिलिटी हो। इन केस हमारा हार्डवेयर क्रैश कर जाए, हमारी हार्ड डिस्क क्रैश कर जाए, या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक किसी सर्वर के आ जाए, तो डिनाइल ऑफ सर्विस को भी लोड बैलेंसर के थ्रू हम ट्रैफिक को रीराउट कर सकते हैं। तो ये कॉमन एग्जांपल है ऑफ द अवेलेबिलिटी। इन 3 प्रॉपर्टीज़ के अलावा हमारे पास डेटा की कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और उनमें से जो 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ऑथेंटिसिटी है एंड नॉन रिपुडिएशन है। ऑथेंटिसिटी जो है वो ये है कि प्रॉपर्टी जो है जो क्लेम कर रहा है, हु इज सेइंग कि जी वाकई मैं XYZ हूँ, तो वो इन रियलिटी भी वही है, कहीं स्पूफ्ड तो नहीं है। और नॉन रिपुडिएशन जो है वो ये है कि डिनाइल ना कर सके मैसेज से कि मैंने मैसेज सेंड नहीं किया या मुझे मैसेज रिसीव नहीं किया। इन दोनों के लिए भी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ऑथेंटिसिटी के लिए आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। तो पासवर्ड के केस में आप देखें कि इट्स समथिंग दैट वी नो, और पासवर्ड के अगेंस्ट बहुत से अटैक्स भी होते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक्स होते हैं, सोशल इंजीनियरिंग के अटैक्स होते हैं, इजीली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ह्यूमन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी हैं, लोग वीक पासवर्ड्स रखते हैं या सेम पासवर्ड बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। तो इन एनी केस पासवर्ड जो है वो एक फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन है जो इंश्योर करता है, क्योंकि इट्स समथिंग दैट ओनली आई नो, सो इट्स आइडेंटिफाइंग कि जो मैं कह रहा हूँ कि मैं ये यूज़र हूँ तो वाकई में वो यूज़र हूँ। इट्स ऑथेंटिकेशन का ये मैकेनिज़्म है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि अदर देन समथिंग दैट वी नो, हम एक सेकंड फैक्टर ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल के ऊपर एक वेरिफिकेशन SMS 1 टाइम पासकोड रिसीव होता है जो हमें इंसर्ट करना होता है अलॉन्ग विद पासवर्ड, तो वो सेकंड फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन हो गया। तो इस अगर एक से ज़्यादा फैक्टर हैं तो इसको हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की या MFA की है। तो इस केस में पासवर्ड जो था इट वाज समथिंग दैट आई न्यू, ओनली आई न्यू, इट वाज अ सीक्रेट। वेरिफिकेशन के केस में चूंकि ये मेरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर आया तो इट इज़ समथिंग दैट आई ओन, समथिंग दैट आई हैव। और इसके साथ एक थर्ड फैक्टर भी ऐड हो सकता है विच मे बी समथिंग दैट आई एम। फॉर एग्जांपल फेशियल रिकग्निशन, रेटिना रिकग्निशन है या बायोमेट्रिक है। तो ये इस तरीके से एक अच्छी एग्जांपल है ऑफ ऑथेंटिसिटी। नॉन रिपुडिएशन की तरफ अगर हम आते हैं तो नॉन रिपुडिएशन में एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो है वो डिजिटल सिग्नेचर की है। और डिजिटल सिग्नेचर के अंदर जो सोर्स है वो अपने सिग्नेचर को, अपने सर्टिफिकेट को अपनी सीक्रेट की के साथ इनक्रिप्ट करता है, एंड देन जब हम उसको उसकी पब्लिक की के साथ डिक्रिप्ट करते हैं तो वी वेरीफाई कि वाकई ये जो मैसेज हमारे पास आया है जिस पार्टी की तरफ से, उसका डिजिटल सिग्नेचर भी वेरीफाइबल है। सो बिकॉज नो वन नोज हिज सीक्रेट की, तो नो वन कैन क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर और उसको स्पूफ नहीं कर सकता।
लेकिन चूंकि सबको उसकी पब्लिक की का पता होता है तो एवरीबडी कैन वेरीफाई देयर आइडेंटिटी डिजिटल सिग्नेचर की। तो ये 3 मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स, तकरीबन 5 प्रॉपर्टीज़ हमने डेटा की डिस्कस की, उन्हीं से रेलिवेंट हमने थ्रेट्स डिस्कस किए और उनके अगेंस्ट कंट्रोल्स की बात की। अब हम एक चीज़ को डिस्कस करना चाहेंगे, वो ये है कि फॉर एग्जांपल हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज्ड, इसका इम्पैक्ट, इसके लॉसेस क्या हो सकते हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस जो है वो हमें डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, लॉस टू पब्लिक कॉन्फिडेंस हो सकता है, लॉस ऑफ कंपिटेटिव एडवांटेज हो सकता है इन केस अगर किसी के पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या कोई पेटेंट है, लीगल एक्शन अगेंस्ट एंटरप्राइज हो सकता है, इंटरफेरेंस विद नेशनल सिक्योरिटी जिसमें नेशनल सीक्रेट्स हो सकते हैं, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, एंड लॉस ऑफ कंप्लायंस हो सकता है कि अगर आपने अपने क्लाइंट का या पेशेंट का डेटा सिक्योर नहीं रखा और वो कोर्ट में चला जाता है। तो ये सारे लॉसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं अगर डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और इसकी बहुत आसान एग्जांपल ये है कि देखें, अगर आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है और आप उसको कोई सीक्रेट बताते हैं और वो जाके वो सीक्रेट हर किसी को जाके शेयर कर रहा होता है, तो क्या आप उस पर ट्रस्ट करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। तो ट्रस्ट फैक्टर, ट्रस्ट डेफिसिट की वजह जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से आता है। और इसके मेथड्स हमने जब बात की इंक्रिप्शन की, तो सिर्फ इंक्रिप्शन ही इसका वाहिद कंट्रोल नहीं है, बल्कि फाइल परमिशंस भी एक कंट्रोल है, एक्सेस कंट्रोल्स भी इसका एक दूसरा कंट्रोल है जिसके थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी इंटेग्रिटी की। तो इंटेग्रिटी के कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर क्या होगा कि डेटा इनएक्यूरेट हो जाएगा अगर कोई इसको फज करे या टेम्पर करे, एरोनस डिसीजंस होंगे उसकी बेस पे, फ्रॉड हो सकता है उसकी बेस पे, फेलियर ऑफ हार्डवेयर हो सकता है, लॉस ऑफ कंप्लायंस हो सकता है। मेथड्स जो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने एक ही डिस्कस किया था, हैशेस को, लेकिन उसके अलावा और भी कंट्रोल्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल भी अप्लाई हो सकता है, लॉगिंग मैकेनिज़्म प्रॉपर है तो वो अप्लाई हो सकता है, डिजिटल सिग्नेचर्स इन केस ऑफ नॉन रिपुडिएशन भी है, और इन केस ऑफ वो इंटेग्रिटी की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। एंड देन बैकअप्स हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक डेटा लिया है, किसी ने उसको फज कर दिया है या टेम्पर कर दिया है, तो अब चूंकि आपके पास उसका बैकअप पड़ा है, उसका रेप्लिका पड़ा है, तो यू कैन ऑलवेज मैच, या आप वहाँ से उस डेटा को रिट्रीव करते हैं एंड देन यू गेट द ओरिजिनल डेटा, और इनक्रिप्ट करके आप उसको रख सकते हैं ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन जिसके पास सीक्रेट की या डिक्रिप्शन की ना हो, वो उस डेटा को रीड ही ना कर सके और उसके अंदर कोई चेंजेस ना ला सके। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की जो अवेलेबिलिटी थी। अगर अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो ये लॉस ऑफ फंक्शनैलिटी एंड ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस में कन्वर्ट होता है। कि फॉर एग्जांपल मैंने एक सिस्टम, क्रिटिकल सिस्टम बनाया है जिस पे ग्रेजुअली मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट करके अपने पूरे डिपार्टमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को उस पर ट्रेन किया, उस पर लेके आया हूँ, लेकिन जब लोग उसको प्रॉपरली इस्तेमाल करना शुरू हुए तो वो क्रैश कर गई, शट डाउन हो गई, या उसमें बग्स थे, बगी सिस्टम है। तो इन केसेस के अंदर अब चूंकि अब उस ऑटोमेशन का, उस सिस्टम का मुझे फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरा, लॉस ऑफ प्रोडक्टिव टाइम होगा, फाइन्स फ्रॉम रेगुलेटरी और लॉ सूट अगर मैं उसको किसी सॉफ्टवेयर सर्विस की केस में दे रहा हूँ या किसी डिपार्टमेंट को एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और वो डिपार्टमेंट उसकी वजह से हैम्पर हो जाता है, काम नहीं कर पाता, तो ऑब्वियसली लिटिगेशन हो सकती है, इंटरफेरेंस विद एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, और लॉस ऑफ कंप्लायंस भी पॉसिबल है। इसके मेथड्स में हमने जैसे हाई अवेलेबिलिटी सिस्टम्स की बात की थी, तो रिडंडेंसी ऑफ नेटवर्क एंड सिस्टम डेटा की बात की थी। वहीं पे आप डेटा रेप्लिकेशन के थ्रू अवेलेबिलिटी इंश्योर करते हैं, आप बैकअप्स के थ्रू भी कर सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और एक वेल डिज़ाइंड डिज़ास्टर रिकवरी मैनेजमेंट सिस्टम BCP/DRP के थ्रू भी इसको एड्रेस कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए ये डिस्कशन थी ताकि आपको आइडिया हो कि जो थ्रेट्स हैं इंफॉर्मेशन को, उन थ्रेट्स के अगेंस्ट हम कैसे कंट्रोल्स लगा सकते हैं टू इंश्योर कि हम डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें इन थ्रेट्स से या इंफॉर्मेशन को।
अब हम आपके साथ एक और इसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है वो नॉर्मली 3 टर्म्स इस्तेमाल की जाते हैं: इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में कोई फ़र्क है, तो उसके लिए आपके पास इन कॉन्सेप्ट्स का होना क्लियर जहन में ज़रूरी है। किसी भी बिज़नेस प्रोसेस को जब हम ऑटोमेट करते हैं तो ये ऑटोमेशन जो है वो रिज़ल्ट करता है इन जनरेटिंग अ लॉट ऑफ डेटा, और ये डेटा जो है इसमें से हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क ये होगा कि डेटा जो है वो रॉ फॉर्म में है और इन्फॉर्मेशन जो है वो कंटेक्चुअल होता है। एग्ज़ाम्पल इसकी ये हो सकती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक वेदर स्टेशन है, तो उस वेदर स्टेशन के अंदर रेनफॉल का एक डेटा है। तो रेनफॉल का जो डेटा है वो रॉ फॉर्मेट में है, लेकिन जब मैं ये कहूँगा कि रेनफॉल इन पेशावर, तो ये कॉन्टेक्स्ट मैंने उसके साथ ऐड किया। तो जब कॉन्टेक्स्ट ऐड हुआ तो अब वो डेटा इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हुआ, और अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पे आई कैन प्लान माय डेली रूटीन्स कि जी बारिश कब होगी, नहीं होगी, कितनी होगी, फसल कब उगानी है, नहीं उगानी, इस किस्म के डिसीजंस। तो ये इंफॉर्मेशन का जो डेटा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, सालों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इनटू नॉलेज। उसकी एग्जांपल ये होगी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी आई वांट टू नो रेनफॉल इन पेशावर इन लास्ट 5 ईयर्स। अब ये लास्ट 5 साल का जो एग्रीगेट डेटा है, इसका पैटर्न जब मैं देखूंगा तो मुझे उससे एक आइडिया होगा। अगर मेरे पास लास्ट 15 ईयर्स का डेटा है तो मेरे पास इससे ज़्यादा एक्यूरेट नॉलेज है। तो जितना आपके पास इंफॉर्मेशन बढ़ती चली जाती है उतनी आपके पास नॉलेज भी इम्प्रूव होता चला जाता है, और ये नॉलेज ज़्यादा एक्यूरेट होता है देन इंफॉर्मेशन बिकॉज इट स्प्रेड्स ओवर टाइम। और इसी नॉलेज की वैल्यू होती है बिज़नेस के लिए, क्योंकि बिजनेसेस इस नॉलेज की बेस पे डिसीजंस ले रहे होते हैं, और ये वैल्यू जो है वो कंपेटिटर्स के लिए भी उतनी है जितने आपके बिज़नेस के लिए। तो इस एग्जांपल में, इस लाइफ साइकिल में, इंफॉर्मेशन के इस लाइफ साइकिल में जहाँ पे हमारे पास डेटा जनरेट हुआ और फिर वो कन्वर्ट हुआ इनटू इंफॉर्मेशन एंड देन नॉलेज, इसमें एक तो इंफॉर्मेशन है और दूसरा वो हार्डवेयर है, जैसे सर्वर्स हैं या नेटवर्किंग इक्विपमेंट है जो इस डेटा को प्रोसेस कर रहा है। तो इन दोनों को हम मिला के कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये आता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो ये, अब इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे मैंने डिफाइन किया कि इंफॉर्मेशन और द टेक्नोलॉजी दैट इज़ प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग द डेटा है, जब इनके साथ हम द पीपल हु इंटरेक्ट विद द प्रोसेसेस ऐड कर लेते हैं तो फिर हम इनको इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कहते हैं।